एपिसोड 112। मुल्तान जाने वाली सड़क पर आते अनवर ने कहा, मेरा ख्याल है कि इनको वापस वहीं ले जाना कोई अक्लमंदी नहीं। वो मामूली नफ्सियाती मसाइल से तो निमट सकते हैं, पर शाहजी का केस मुख्तलिफ है। मैंने उससे इत्तेफाक किया। शाहजी को महफूज और अलग जगह पर रखने का इंतज़ाम ज़रूरी है। फिर कहाँ ले जाएं? लाहौर। मुझे इटली में पाकिस्तानी डॉक्टर मिला था। उसने वहाँ से दिमागी अमराज के इलाज में स्पेशलाइज किया था। उसने बताया था कि वापस जाके वो छांगा मांगा में एक मेंटल हॉस्पिटल कायम करेगा। बाद में कभी रब्ता हुआ उससे? नहीं। उसका नाम था डॉक्टर मोहसिन। वो भी वापस जा रहा था। वहीं जाके मालूम होगा। उसका बाप बहरहाल मशहूर आदमी है। अगर अस्पताल होगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अखराजात का कोई मसला नहीं। ये राना कैसे पहुंच गया अस्पताल में? अब उसका क्या डिस्कस करें। वो लोग पीछे लगे हुए हैं और हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। या तो हम उनकी बात मान लें और 100% गैर अखलाकी गैर कानूनी कारोबार से अपना मुनाफा लेते रहें, या चैलेंज कबूल कर लें कि हम नहीं तो तुम नहीं। अगर ये सिर्फ मेरा फैसला होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फैसला है रूबी का। मैं उसे रोक नहीं सकता और मजबूर भी नहीं कर सकता कि वो टूट जाए। वो अकेली लड़की है, डर जाती है और उन लोगों के नाजायज़ मुतालबा मान लेती है तो उसकी मर्जी। और वो मेरी तरह सोचती है तो फिर अकेली लड़की क्या करेगी? वो मुझे से तवक्को रखेगी। मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं सामने कार के नीचे से बहकर गुजरती स्याह सड़क को देखता रहा। और मैं इनकार कर सकता हूँ? उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं इस किस्म के किसी कारोबार में शरीक बनने का सोच भी नहीं सकता। ये लोग बर्दा फरोश हैं। औरतों लड़कियों को उठाते हैं, ना जाने कहाँ बेचते होंगे। मंशियात की माफिया से उनका ताल्लुक है। लेकिन एक बात जो शायद तेरे इल्म में भी ना हो, जब हम उससे मिलकर वापस आ रहे थे नादिर शाह से, तो मैंने एक जगह देखा था कि लोग किसी ज़ेरे ज़मीन रास्ते से बाहर निकल रहे थे, यूं जैसे उग रहे हों या उबल के बाहर आ रहे हों। कहाँ? उसने मुझे हैरानी से देखा। मुझे नाम नहीं मालूम उस जगह का। जो ड्राइवर हमें वापस लाया था उसने मेरे सवाल का जवाब गोल कर दिया था, मगर मैं उस जगह को पहचान लूँगा। वहाँ एक बाग था या जंगल, उसमें कोई मज़ार था जिस पर लगा हुआ तिकोन सब झंडा हवा में लहरा रहा था। वो सब लोग स्याह वर्दी में थे, एक जैसे हुलिये थे सबके, जैसा हमारे ड्राइवर का था। और उनके कंधों पर क्लैशनकोफे थी। उस अंडरग्राउंड रास्ते पर वो कहाँ से आए थे और मज़ार पर क्लैशनकोफ का क्या काम? तूने उस वक्त नहीं बताया? अब बता रहा हूँ ना। मुझे शक है कि वहाँ से भी असलहा कहीं जाता है। स्मगल होके आता है या स्मगल होता है। नादिर शाह ने तो साफ कह दिया था कि हम दुनिया के सारे धंधे करते हैं जो नाजायज समझे जाते हैं, मगर कोई हमें रोक नहीं सकता। रूबी की मर्जी है, मगर मैं ऐसे किसी धंधे में ना शामिल हो सकता हूँ और ना खामोश रह सकता हूँ। मैं चला जाऊँगा अपने रास्ते। मैं भाग जाऊँगा। तू भाग जाएगा? हाँ अनवर, मौत बरहक है लेकिन खुदकुशी हराम है। पहले भी नादिर शाह ने मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया था और मैं बहुत मुतमईन था कि वो बात पुरानी हो गई। अब मैं महफूज हूँ, जिंदा रह सकता हूँ तो इंतकाम वगैरह को भूल के अपनी ज़िंदगी जीऊँ। लेकिन इतने अरसे बाद अचानक मेरी तमाम गलतफहमी दूर हो गई। उसने 1 माह की मोहलत दी है, फिर वो मुझे वापस वहीं पहुंचा देगा तख्तादार पर, और बाद में तुमसे निमटता रहेगा। तुम भी बच नहीं सकते उसको इनकार करके। मुझे बहुत अफसोस है मलिक, इतना अरसा साथ गुजार के तेरे दिल में मेरे लिए या रेशम के लिए कोई जज्बात नहीं। तू इतनी आसानी से जाने की बात कर रहा है। तूने देखा अनवर, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन भी है आज, जिसका किसी को वहम गुमान भी नहीं हो सकता था। तू अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि पीर साईं पर उसी नादिर शाह का दस्ते शफ़क़त है। कैसे वो अचानक सामने आ गया? वो सिकंदर शाह और पीर साईं की ज़ाती दुश्मनी थी जिसने पर्दा उठा दिया। मुराद मारा गया, पीर साईं, शाहीना और उसकी माँ सब मारे गए, तो जीत किसकी हुई? सिकंदर शाह की। मुझे मुनीर न्याजी का एक शेर याद आता है जो 100% हस्बे हाल है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इससे तो बेहतर था कि सिकंदर अपनी दुश्मनी को पीर साईं तक महदूद रखता, मगर वो ताकत के गुरूर में था। जीत के बाद उसे पता चला कि असल में तो पीछे नादिर शाह है। मैं आज भी उसी को सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ। उसने मेरे आबा अजदाद की निशानी उस हवेली को ख़त्म कर दिया और मेरी माँ को मार दिया। वो तो किसी दुश्मनी के खेल में फरीक ना थी। अब वो मुझे भी धमकी दे रहा है कि रूबी को राज़ी करो, वरना मेरी भी खैर नहीं। सिकंदर शाह की खैर नहीं तो मैं क्या करूँ? रेशम को साथ लेकर मैं भी निकल जाऊँ कि मेरे पास डिग्री है तामीरात की और मैं कहीं भी सहूलत की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। सारी आबादी ज़मीन को ठिकाने लगाऊँ, फिर भी मुझे पैसे की कमी ना होगी। मगर रूबी, एक कमज़ोर लड़की, एक बेवा, मेरी कज़न, वो क्या करेगी? कैसी नाकाबिले यकीन बात है। 3 घराने ख़त्म हो गए और तब पता चला कि सबका दुश्मन एक ही है। जब मैं आया था तो ये बात सिर्फ मैं जानता था कि नादिर शाह कौन है। उसे जानने की बहुत बड़ी कीमत अदा की है हमने, हम सब ने। मैं तुझे रोक नहीं सकता क्योंकि तू अभी तक हम में से नहीं है। अजनबी ही मानता खुद को, मगर मैं रूबी को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तू उसे कायल कर लेगा कि नादिर शाह की हर बात मान ले और अपना काम करे? उसे कोई ख़तरा नहीं होगा? अनवर बोला, मैं कोशिश तो करूँगा कि रूबी मान जाए, लेकिन ये बात मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ होगी। पता नहीं मैं कर सकूँगा या नहीं। फिर रूबी,
तुझे अंदाजा है कुछ कि वो कितनी जिद्दी लड़की है? जिद्दी या मुस्तकिल मिजाज और हौसलामंद? तो कुछ भी समझ ले। वो ना मानी तो फिर तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। उल्लू के पट्टे, यही समझा तूने मुझे इतने अरसे में? क्या वाकई में इतना खुदगर्ज और कमीना हूं? अनवर मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन था कि आप बकवास फरमा रहे हैं। शेखुपुरा से पहले किसी दुश्वारी के बगैर हमें डॉक्टर मोहसिन का क्लिनिक मिल गया। उसने इलाज का नाम नफ्सियाती बहाली का मरकज रखा था। ये शाइस्ता अल्फाज थे जो वहाँ रहने वालों पर भी खुशगवार असर रखते होंगे। उसका पहला साइन बोर्ड मेन रोड पर एक तीर से मरकज की निशानदेही करा था। एक साइड रोड पर उसका फासला तकरीबन 3 किलोमीटर था। ये छांगा मांगा के वसी जंगल का अकबी हिस्सा था। अभी शामती के मरकज के बासी लॉन पर टहल रहे थे या बेंचों पर बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन चंद बिल्कुल गुमसुम और तन्हा बैठे थे। सिर्फ एक था जो सर के बल कलाबाजियां खाता लॉन की लंबाई को तय कर रहा था और दूसरा उसको डंडी से हाँक रहा था। दोनों का हंस हंसकर बुरा हाल था। डॉक्टर मोहसिन हमें बरामदे में मिल गया। 2 अजनबी चेहरे देखकर वो ठिठका। फिर उसने अनवर को पहचान लिया और बड़े पुरजोश तरीके से उससे मिला। सॉरी, सूरत याद है मुझे, नाम नहीं। हम इटली में मिले थे। यस, मैं अनवर चौधरी हूँ, आर्किटेक्ट, और ये मेरे दोस्त हैं मलिक सलीम अख्तर। डॉक्टर मोहसिन खुश शक्ल, खुश मिजाज और खुश लिबास आदमी था। वेलकम वेलकम, आप दोनों दाखिल होंगे। अनवर ने कहा, जगह देखकर तो दिल चाहता है। इधर आते हुए मुझे पूरा यकीन नहीं था कि तुम्हारा ख्याल एक हकीकत बन गया होगा। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। पहले आप गाड़ी में से मेरे अंकल सिकंदर शाह को उतार लें, हम उन्हीं को दाखिल कराने आए हैं। डॉक्टर ने सर हिलाया और मजीद सवाल जवाब किए बगैर 2 मातहतों को तलब किया जो वर्दी पहने फिर रहे थे। उनकी वर्दियां आम नर्सिंग स्टाफ की तरह सफ़ेद या ग्रे नहीं थी। वो सब कार्टून किरदार बने फिर रहे थे। एक मिक्की माउस था, दूसरा पोपाय द सेलर और तीसरा पिंक पैंथर। ये सब टीवी और फिल्म कार्टून कैरेक्टर बेहद मकबूल थे और उनकी मौजूदगी से माहौल की संजीदगी खत्म हो गई थी। उनको उन्हीं नामों से बुलाया जाता था और ये मेंटल अस्पताल से ज्यादा डिज्नीलैंड लगता था। खुद इमारत सतरंगी थी। सरसब्ज दरख्तों में रंग बिरंगी इमारत से सारा माहौल खुशगवार और किसी तफरीह का जैसा हो गया था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मरीजों को खुश रखने के लिए वहाँ खेल तमाशे, फिल्म शो सब होते थे और उनकी किसी ख्वाहिश को हत्तुल इम्कान मुस्तरद नहीं किया जाता था। खा वो आधी रात को चॉकलेट मांगे या किसी से कहें कि मेरे साथ डांस करो। यह आइडिया आखिर आपके जहन में आया कैसे? मैंने उसके तरीक़ेकार की तारीफ की। मैं क्या और मेरा जहन क्या। यूरोप में फिरा तो कुछ हेल्थ रिजॉर्ट्स देखे जहाँ लोग आराम और सेहतियाबी के लिए क़याम करते हैं। ज़ाहिर है वो दौलतमंदी अफोर्ड कर सकते हैं। फिर 1-2 नफ्सियाती आराम का जैसे सेंटर देखे जहाँ इलाज होता था। आप इसे कारोबारी अंदाज में चला रहे हैं, मतलब ये कि आमदनी के लिए? नो, पैसे की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं इसे अपने खर्च पर भी चलाना नहीं चाहता था। अभी तो चल जाता, लेकिन इदारों को कायम रहना चाहिए, खा अफराद रहे ना रहें। तो मैंने कुछ मदद ली, डोनेशन थोड़ा बहुत मरीजों से लिया, वो भी जितना लवाकिन ने दिया। किसी ने बराए नाम दिया तो दूसरे ने ज़्यादा दे दिया। बस काम चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेरे साथ 2 डॉक्टर्स हैं फुल टाइम। एक हर रोज़ लाहौर से आता है। सब वॉलंटियर हैं, रज़ाकार नर्स हैं, टीचर या स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने तरबियत दी है। हमारी गाड़ी उनको लाहौर से पिकअप करती है और वहीं छोड़ती है। खुशी की बात है कि अभी रज़ाकार ज़्यादा हैं, काम कम। खैर, आप पहले अपना मसला बताएं। मसला अनवर ने बताया। कारोबार का असाबी दबाव, उसके नतीजे में पैदा होने वाले खुद साख्ता खौफ। डॉक्टर ने कुछ देर लिखने के बाद कलम रख दिया। तो चौधरी साहब, मुझे तफसील चाहिए। वाक़यात बताएं बगैर तबसरे और तरमीम के। सिर्फ इतना बताएं कि क्या हुआ, नतीजा हम खुद अखज़ करेंगे। अगर आपने पूरी बात ना की या काट छाट के साथ बताई तो नुकसान मेरा या आपका नहीं बल्कि मरीज़ का होगा। ज़ाहिर है उसके बाद हमने सब बता दिया। इसका मुझे पता ना चला कि डॉक्टर सिर्फ हमारी सुन नहीं रहा, रिकॉर्ड भी कर रहा है। बात की किसी गलतफहमी से बचने के लिए ये भी ज़रूरी था। इखराजात के सिरे से मसला ही नहीं था। हम रात गए वापस लौटे। खौफ और तशवीश से दोनों लड़कियों का बुरा हाल था। हमने उन्हें भी नहीं बताया कि सिकंदर शाह को कहाँ छोड़ के आए हैं। वो पागल खाना नहीं है, लाहौर का बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल है। हम उनसे मिल सकते हैं? जब तक इंतहाई ज़रूरी ना हो। कुछ दिन में वो ठीक होके आ जाएंगे। कितने दिन में ये कौन बता सकता है। ज़ाहिर है कि मलेरिया नहीं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाए। 4 हफ्ते, 2-4 महीने या 2-4 साल। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, यहाँ वो गैर महफूज थे, बस। और आप दोनों से कोई पूछेगा तो कहें कि अनवर को पता होगा या मुझे। अगले दिन हमने तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का जायज़ा लिया। तमाम माली उमूर और फैसलों में सिकंदर शाह ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए रूबी को मुख्तार कुल बना दिया था और जब तक वो खुद जिंदा था ये मुख्तारनामा हमें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 अफराद थे। मेरे और अनवर के शेयर्स 25% थे, चनाचे रूबी 50% से चेयरमैन या MD होती थी।
कंपनी का कानूनी मुशीर एक बैरिस्टर था जो नौजवान और ज़हीन था। उसकी फर्म सालाना मुआहदे की बुनियाद पर तमाम उमूर संभालती थी। अगले 3 दिन में हमने सारे अकाउंट्स को देखा और कंपनी के असासे देखे। अनवर ने चंद दिन कबल ही तमाम अमले को 3 माह के लिए तनख्वाह देकर फारिग कर दिया था, क्योंकि कंपनी का मजीद फिलहाल किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने का इरादा ना था। उनको बताया गया था कि जब ज़रूरत होगी उन्हें फिर तलब कर लिया जाएगा। असल मसला था सिक्योरिटी अमले की तब्दीली या बरतरफी। मुझे और अनवर को हर वक्त एहसास रहता था कि वो नादिर शाह के ज़र-ख़रीद है, जिनकी नज़र हमारी हर नकलो हरकत पर रहती है और जो उसे बाखबर रखते हैं। राना यहाँ से जिंदा सलामत फरार होने के बाद अस्पताल पहुँच गया था। उस जैसे और भी थे जो किसी भी तकरीबी कार्रवाई के लिए मुराद हाउस में दाखिल हो सकते थे। उन्हें रोकने वाला कौन था? यहाँ तो उनके मददगार मौजूद थे। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ था तो उसकी एक वजह ही थी कि हमारे पास नादिर शाह की दी हुई मोहलत का आधा वक्त बाकी था। आधा वक्त गुजर चुका था और हमें कुछ अंदाजा ना था कि हमने उसकी बात ना मानी तो वो क्या करेगा। मैं और अनवर कोई राजदारी की बात करते थे तो लॉन में कुर्सियां डाल के बैठ जाते थे। घर के अंदर पहले भी अंदेशा था कि हमारी नकलो हरकत को कैमरे देख रहे हैं और हमारी गुफ्तगू खुफिया हसास माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर हो सकता था कि हम शहर से सिक्योरिटी माहिरीन बुला लें जो उनका सुराग लगाएं और नाकारा कर दें, लेकिन ये भी सिक्योरिटी स्टाफ को निकाल बाहर कर देने की तरह जारहाना कदम होता, जिससे दुश्मनों को हमारे अज़ाइम का अंदाज़ा हो जाता। अभी हमने एक ही कदम लिया था कि कारोबार बंद किया था। उसकी वजह साफ जाहिर थी, सिकंदर शाह उसे चलाने की पोजीशन में नहीं रहा था। सिकंदर शाह फिलहाल महफूज था। उसे इलाज के लिए छोड़ने के बाद चौथे दिन मैंने सुबह रूबी को अकेला और उदास बैठे देखा। आमतौर पर मैं पहले उठता था और बाहर आता था तो रूबी मुझे घास पर टहलती मिलती थी। फिर हम आदत के मुताबिक चाय पीते और इधर उधर की बातें करते थे। मैं उसके पास पहुंचा तो वो चौंकी। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन मैंने देख लिया था कि उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या बात है रूबी? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ नहीं, सोच रही थी वक्त कैसे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। कोई खास बात हुई आज? खास बात? मुराद की मौत खास बात ही तो थी। कितनी पुरानी हो गई ये बात। वक्त ऐसे ही गुजरता है। 4 महीने 10 दिन हो गए आज। ओह, ये मेरे जहन में नहीं था। मेरी इद्दत का ज़माना पूरा हो गया। अब मैं आज़ाद हूँ, सारी उम्र बेवा रहने और कहलाने के लिए। तुम जैसी बाहिम्मत लड़की मैंने नहीं देखी रूबी। ये हिम्मत नहीं, खुदगर्जी की बात है। मैं मुराद के बगैर जिंदा रह सकती थी। ये हम सब की मजबूरी होती है। मरने वालों के साथ मर नहीं सकते। खुद को इल्ज़ाम मत दो। एक खादिम 2 कप चाय देकर लौट गया। वो कप उठाकर टहलने लगी। रात भर जागती रही मैं, अकेली। तुम रेशम को उठा सकती थी या मुझे? तुम ही मेरा सबसे बड़ा सहारा थे उस मुश्किल वक्त में। लेकिन सलीम, एक बात है। क्या? मुझे उस वक्त तो कुछ पता नहीं चला था। हादसे के वक्त, हादसे के बाद जब मेरी आंख अस्पताल में खुली तो मैं कई दिन बेहोश पड़ी रही थी। उस वक्त तक मुराद की तदफीन हो चुकी थी। एक रात मैंने ख्वाब में देखा जैसे मैं मुराद के साथ थी और हम गाड़ी में थे और ऐन उसी जगह से गुजर रहे थे जहाँ हादसा पेश आया था। और मैंने देखा किसी ने ऊपर से भारी पत्थर लुढ़काया। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसने मलेशिया शलवार कमीज पहन रखा था और उसकी घनी स्याह दाढ़ी थी। वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा था जहाँ से सड़क घूम के कुछ नशेब की तरफ जाती है। रावलपिंडी से जहलम की तरफ आते हुए दीना से आगे ऊंचे नीचे पहाड़ों का सिलसिला है। तुमने देखा है वो इलाका? हाँ, बहुत अच्छी तरह। मैंने पहली दफ़ा देखा था, मुझे तो मुख्तलिफ लगा। खैर, उस शख्स ने जो पहाड़ की आधी बुलंदी पर खड़ा था, एक पत्थर नीचे लुढ़काया। वो उसको उठाता तो खासा जोर लगता, मगर वो किसी चट्टान के किनारे पर था और ऊंचाई भी मुश्किल से 100 फुट होगी। मुराद ने कार मोड़ी और वो पत्थर सड़क पर आ गिरा। सड़क पर ट्रैफिक रहती है, मगर चंद सेकंड के लिए वहाँ मुराद की कार के सिवा कोई ना था। और यकीनन मुराद ने उस पत्थर से गाड़ी को बचाया, मगर बाएं जानिब खाई थी कि चंद सेकंड का मंजर था। मैंने चीख मारी और मुराद का नाम लिया। बस फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने उस वक्त तो अहमियत नहीं दी, मगर बाद में मैंने सोचा कि हादसे के वक्त कुछ भी नहीं देखा था मैंने, और मुझे 2 दिन बाद होश आया। फिर ये ख्वाब कहाँ से आ गया मंजर में? वो दाढ़ी वाला, उसका लुढ़काया हुआ पत्थर, वो मोड़, वो चीख मेरी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन आने लगा कि नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन उस 1 सेकंड के सीन के बाद चेकआउट हो गया। सब कुछ मेरी नज़र से और दिमाग से ओझल हो गया, जैसे कोई तस्वीर एल्बम से निकलकर दूसरी तस्वीरों के नीचे चली जाए और फिर किसी दिन अचानक निकल आए। तुम क्या कहते हो? मैं चौंका। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ तुमसे, ऐसा ही हुआ होगा। तो फिर मुझे याद क्यों नहीं रहा? ये दिमाग की गुत्थियाँ को माहिर नफ्सियाती सुलझा सकता है। वैसे मुझे एक बात बताओ, वो दाढ़ी वाला कौन था? उसकी सूरत अपने दिमाग में लाओ। सूरत तो जहन में है, मगर देखी हुई नहीं लगी। फिर देखोगी तो पहचान लोगी। मेरे दिमाग में राना की छवि घूम रही थी।
हाँ, पहचान लूंगी। पर तुम किसके बारे में सोच रहे हो? अभी कुछ नहीं रूबी, लेकिन मुझे लगता है मुराद को कत्ल किया गया था। जान तो हम हथेली पर लिए फिर रहे थे, हमारा ख्याल था अब हम महफूज हैं। मुराद को मारा गया रास्ते से हटाने के लिए और तुम्हें तनहा करने के लिए। देख लो उसकी मौत ने क्या तबाही फैलाई। माँ गई, बाप का जिंदा होना ना होना बराबर है। अनवर ने खिड़की से मुंह निकाला। क्या बातों से पेट भरा जाएगा, हम कर ले नाश्ता। हम उठे और अंदर चले गए। मुराद हाउस अब किसी आसिफ ज़दा घर की तरह लगता था। घर के 4 अफराद में से सिर्फ रोजीना यहाँ रह गई थी। हम 3 यानी मैं, अनवर और रेशम बाहर से आए थे और उसके साथ रहने पर मजबूर थे। रूबी के इस एतराफ़ पर कि आज उसके लिए इद्दत की रस्मी पाबंदी भी ना रही, हम खुशी का इजहार तो नहीं कर सकते थे। हम सब ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे यकीन दिलाया कि हम सब उसके साथ हैं, वो कभी खुद को अकेला महसूस ना करे। वो बोली, मैं एक चक्कर लगा के देखना चाहती हूँ वो जगह जहाँ मेरा घर था। दरगाह थी। अनवर ने कहा, मैं भी चौधरियों की हवेली के खंडर देख लूँ, क्या बचा है, सब तो चोर लुटेरे ले गए होंगे। ठीक है भाई, पहले जायजा लेकर आएंगे फिर बात करेंगे शाम को, मैंने कहा। कार की पिछली सीट पर रेशम के साथ रूबी बैठी थी। अनवर ड्राइव कर रहा था, मैं उसके साथ बैठा था। ये पुरानी सड़क थी जो टूटी फूटी ही नहीं बहुत तंग भी थी। उमूमन उस पर बैलगाड़ियां और तांगे ही गुजरते थे, मगर कभी कभी हम जैसे कार के मुसाफिर भी अपनी हाकमियत का झंडा लहराते गुजर जाते थे तो गरीब गाड़ीबान, रेड़े वाले और साइकिल सवार फौरन सड़क छोड़ के कच्चे में उतर जाते थे। हाकिम और महकूम किसी के लिए इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी। सड़क पर सामने से एक साइकिल वाला नमूदार हुआ। अनवर को उम्मीद होगी कि वो कार के लिए रास्ता छोड़ देगा, मगर वो ऐन वक्त में बड़ी तेजी से आया। अनवर ने आखिरी वक्त में उसे बचाने के लिए ब्रेक लगा के स्टीयरिंग घुमा दिया। मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ। जमीन ऊपर चली गई या आसमान नीचे आ गया। अनवर ने बाएं तरफ गाड़ी को सड़क से उतार दिया था। साइकिल वाला साफ बच गया था, मगर बाएं तरफ एक पुलिया सी थी, ईंटों से बनी 3 फुट लंबी और 1 फुट ऊंची दीवार, जिसके नीचे से कोई नाला गुजर रहा था। ऐसे नाले जा बजा थे, मगर वो सारा साल नहीं बहते थे। कभी बारिश का पानी एक तरफ गढ़े या नशेब में तालाब की तरह ठहर जाए तो रफ्ता रफ्ता नीचे से बहकर आगे निकल जाता था। कार उसके ऊपर से उछली और हवा में थोड़ा सा उठ के दूसरी तरफ उलट गई। मैंने रेशम की भी चीख सुनी और रूबी की भी। मैंने तहबाला कर देने वाली हरकत खत्म होते ही देखा कि गाड़ी उल्टी पड़ी है। मैं उसकी छत पर दूसरों के साथ गिरा हुआ हूँ। जिस तरह मैंने चिल्ला के अनवर और रूबी को या रेशम को पुकारा, उनकी खैरियत पूछी, ऐसे ही वो भी चिल्ला रहे थे। होश हवास ठिकाने आने के बाद मैंने बाहर निकलने का रास्ता देखा। छत के दबने से सब दरवाजे फंस गए थे, लेकिन मुझे दरवाजे से निकलने के लिए शीशा तोड़ने की जरूरत ही ना थी। विंड स्क्रीन तसादुम के जबरदस्त झटके से कहीं बाहर जा पड़ा था और सामने का खला बिल्कुल मेरे मुकाबिल था। गाड़ी सामने से उठी हुई थी, चनाचे मैं और अनवर थोड़ी सी कोशिश से बाहर आ गए। अनवर के चेहरे पर न खराशें नजर आ रही थी न जख्म। मैं देख सकता था कि मेरे हाथ पैर और हड्डियां सलामत हैं। अगर झटकों का असर था तो अभी महसूस नहीं होता था। जब मैंने रूबी को निकाला तो वो सख्त दहशतज़दा थी और बाहर आती मुझे फटी फटी आंखों से देखते हुए बेहोश हो गई थी। रेशम अंदर से निकाली गई तो बेहोश थी, मगर बाहर आती वो होश में आकर चिल्लाने लगी, अनवर तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम बताओ कहाँ चोट महसूस होती है? पता नहीं, वो हाँप कर बोली और फिर बेहोश हो गई।